राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 3 अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना और वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष 25 देशों में शामिल कराना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस 2 के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा देने के लिए, भारत में मेक इन इंडिया को बल देने के लिए आज की 3 जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए पीएलआई स्कीम्स की ट्रांस 2 पर अनुमोदन किया है। आपको ज्ञात होगा इससे पहले भी पीएलआई स्कीम्स का बहुत लाभ मिला, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। एक समय था जब भारत दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। जैसे अप्रैल 2021 में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान पहली स्कीम में किया गया था और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो पहले ट्रांच की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लाभ क्या होगा। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पीएलआई स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आयात में कमी आएगी और भारत निर्यात करने की दिशा में भी आएगा, तो उसके लिए इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और इससे भारत आत्मनिर्भर भी होगा। दूसरा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी जिसको आप कहते हैं, कैबिनेट ने वर्ष 2021 में सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम में बड़ा निर्णय लिया था ताकि यहाँ पर हमारे आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी बल मिल सके और दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर्स की कमी या जो सप्लाई में कमी आई कोविड के टाइम पर भी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई उसके कारण भी, तो प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तथा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम अनुमोदित किया गया था, जिसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिसको हम सेमीकंडक्टर फैब्स भी कहते हैं, दूसरा डिस्प्ले फैब्स और तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड पैकेजिंग तथा सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ जो हमारी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के मॉडर्नाइजेशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का प्रावधान भी है। तो इन स्कीमों के जो नया आज कैबिनेट ने पास किया है, इन संशोधनों के बाद हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस सेक्टर में एक और तो भारत की क्षमता बढ़ेगी, दूसरी ओर निवेश भी आएगा, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, आयात में कमी आएगी और भविष्य में भारत निर्यात की दृष्टि से भी सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग इस दिशा में भी आगे इस क्षेत्र में बढ़ पाएगा। तीसरा विषय जो है वो हमारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 चीज़ों का कुछ दिन पहले ही लॉन्च भी किया। यूलिप की अगर मैं बात करूं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें 30 डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ भी मिलेगा
NLP के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप कमी लाई जाए तथा भारत को वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 25 में लाकर खड़ा किया जाए। और जैसा मैंने पहले कहा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो या ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस हो या ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इस दिशा में हर कदम उठाया जाएगा ताकि रैंकिंग में सुधार भी हो और हमारे देश से निर्यात भी बढ़ सके। स्किल डेवलपमेंट द्वारा लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल द्वारा हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे जहां ओवरऑल कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की कमी आएगी, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, भारतीय उद्यम एवं प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार होगा और देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बल मिलेगा और मेक इन इंडिया को बल भी मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर हैं। बुधवार को अहमदाबाद में हुए प्रोफेसर शिखर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए और शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, एक रचनात्मक व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक आदमी उसे प्रमाण पत्र देने के लिए बहुत छोटा है। सबसे अच्छा प्रमाण पत्र जो मिलता है वह उस आत्मसंतुष्टि से होता है जो उसने किया है। विद्या का केंद्र भारत रहा है और विश्वविद्यालय के जन्मदाता भी भारत ही है। गुरु शिष्य की परंपरा, गुरुकुल की हमारी ही बहुत पुरानी परंपरा है। जेपी नड्डा ने कहा कि विश्वविद्यालय की अवधारणा इसी पवित्र भूमि भारत से आई है। नालंदा, तक्षशिला शिक्षा के केंद्र थे। इसके अलावा भारत से गुरुकुल की परंपरा का उदय हुआ। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज कर्णावती प्रोफेसर्स मीट 2022 में आप सबके साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जब विद्यार्थी था तो मेरे पिताजी मुझे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बार बार कोट करके बोलते थे और वो कहते थे कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री एंड दे आर। और उसी बात को फिर अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि टीचिंग इज वेरी नोबल प्रोफेशन, इट शेप्स द कैरेक्टर्स ऑफ द यंगस्टर्स एंड इट इनकलकेट्स द फ्यूचर इन एन इंडिविजुअल। तो ये सभी प्रेरणादायक बातें मुझे एक जो कैंपस में मिल सकती थी, वो मुझे शिक्षा कितनी ग्रहण कर पाया यह प्रश्न है, लेकिन शिक्षा के प्रति आदर है यह हमको बचपन से ही हमको देखने को मिला है। और आज जब मैं नोबल प्रोफेशन के लोगों के साथ आत्मसात हो रहा हूं तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं उनके साथ मिल रहा हूं जिनको फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ द कंट्री शेप करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे सज्जनों के साथ मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी क्रिएटिव व्यक्ति है उसको एक बात मान लेना चाहिए कि मैन इज टू स्मॉल टू गिव ए सर्टिफिकेट टू हिम और हर। इसलिए मैं आपको यह भी कहूंगा कि आप कभी अपने जीवन में कभी इस बात से मत विचलित होइए कि किसी ने आपको शाबाशी दी कि नहीं दी, क्योंकि क्रिएशन जो होता है वो एक दिन में नहीं होता, वो बहुत सालों की तपस्या के बाद होता है और उसको किसी साधारण आदमी को समझ लेना ये और भी कठिन बात होती है। इसलिए आप किसी से एक्सपेक्ट करें कि आपको सर्टिफिकेट मिले, मुझे लगता है कि शायद आप अपने साथ भी अन्याय करेंगे और उनके साथ भी अन्याय करेंगे जिसकी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको अपने ही का एक्टिविटी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ऐसा मैं जरूर महसूस करता हूं। और अगर मैं भारत की बात करूं तो हम ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सलाइजेशन, ये यूनिवर्सल इंटरैक्शन, इसके बारे में एक बात में हमको स्पष्ट होना चाहिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी केम फ्रॉम दिस वेरी होली लैंड दैट इज इंडिया। ये हमको समझना चाहिए। हमारे यहां ऐसे शुरू हुआ। अगर हम नालंदा की बात करें, बिहार की, वेंसाल कहां आया था? वेयर द नोटेड हिस्टोरियन केम। अगर हम बात करें तक्षशिला की, जो आज पंजाब और जो पाकिस्तान का पार्ट है, अगर हम बात करें विक्रमशिला बिहार की, तो ये सब हमारे इतिहास के पार्ट हैं।
और आप मुझे इंटरनेशनली आप किसी यूनिवर्सिटी की उत्पत्ति उस साल की का बता दीजिए जो आपको दुनिया में देखने को मिली हो। इसलिए विद्या का केंद्र हमारा देश ही रहा है और विश्वविद्यालय का भी कॉन्सेप्ट हमारा ही है, हम ही उसको जन्मदाता है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और गुरु शिष्य की परंपरा, गुरुकुल की परंपरा, ये आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। और इसी में से अगर हम देखें तो फिर चाहे आर्यभट्ट हो, चाणक्य हो, पाणिनि हो, धन्वंतरी हो, शुशुक हो, चारवाक हो या चरक हो, सबको गुरुकुल में ही पढ़ने का सौभाग्य मिला और सबको उसी में से, उन्हीं की उत्पत्ति से आज हम इस एजुकेशन की जो एक्सपेंशन को देख रहे हैं उसकी बेसिक्स इन्हीं लोगों ने ही रची थी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हम कह सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त दिया, रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद दिया, उसी तरीके से स्वामी रामदास ने छत्रपति शिवाजी दिए और हमारे आचार्य वेद विक्रमा ने अशोका दिया। यानी सिर्फ गुरु शिष्य की बात नहीं, इस सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में शिक्षक का क्या रोल है और किस तरीके से हिस्ट्री में डेस्टिनी को शेप करने में शिक्षक का रोल रहा है, यह हमको स्पष्ट होना चाहिए। और इसलिए जब हम कहते हैं तो सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं कहते हैं कि टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। इट इज अ नोबल प्रोफेशन, इट इज अ प्रोफेशन विच गाइड्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। मैं आपसे शिक्षा के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक बहुत खुशी का वातावरण है कि आप सब लोगों को नए एजुकेशन पॉलिसी में एनालिटिकल माइंड को प्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है, कॉग्निटिव दृष्टि से देखने का मौका मिल रहा है और साथ में विकास को आगे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड यंगस्टर्स का हो सके, इसका एक आपको मौका मिल रहा है। आप सब लोग इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि आप सब लोग क्लासरूम्स में यू प्रोड्यूस द फ्यूचर जनरेशन। वो क्लासरूम्स एक तरीके से ऑपरेशनल सेंटर्स होती हैं जहाँ से नई पीढ़ी तैयार होती है और उस नई पीढ़ी के साथ इंटरैक्ट करने का आपको मौका मिलता है, आपको सौभाग्य मिलता है। और मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि बेस्ट सेटिस्फैक्शन टीचर को तभी मिलता है जब वो देखता है कि उसका प्रोडक्ट उससे ज़्यादा एनालिटिकल होकर के आगे बढ़ चला है, ये उसके लिए बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसलिए आप इस नोबल प्रोफेशन में लगे हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने मेरे को बहुत धैर्य से सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने बड़े धैर्य से सुना, देर से आने के बाद भी सुना, इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवादी हूं। आप सब लोग आगे बढ़ें इन शुभकामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बुधवार को सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने प्रेस वार्ता में नक्सल प्रभावी इलाकों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि झारखंड में बुद्ध पहाड़ जो नक्सल बहुल इलाका था उसे मुक्त करा दिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से वहां फोर्स भेजी गई है। सुरक्षा बलों के लिए वहां स्थायी कैंप लगाया गया है। ये 3 अलग अलग ऑपरेशनों के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में अब तक छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली, झारखंड में 4 और मध्य प्रदेश में 3 नक्सली ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत मारे गए हैं। कुल 578 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि हम कह सकते हैं कि अब बिहार नक्सल मुक्त है। रंगदारी गिरोह के रूप में इनकी मौजूदगी हो सकती है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नक्सलियों का दबदबा हो। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी खुशखबरी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।
जैसा कि आप सभी ने इसके पहले सुना होगा कि झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है बूरा पहाड़। वो जब से माओवाद चालू हुआ है तब से आज तक वो माओवादियों के ही कब्जे में था। सुरक्षा बलों ने इस पर कई बार बड़े अभियान चलाए और मैं अपने वहाँ अतिरिक्त डीजी के हिसाब से जब काम किया करता था तब भी 2018 में 2019 में कई बार बड़े बड़े अभियान चलाए, यहाँ तक कि 40 दिनों के अभियानों की भी उसमें एक बार प्रक्रिया की गई थी जिसमें बहुत सारी फोर्सेस को लगाया गया था। लेकिन वो ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि माओवादियों का पूरा गढ़ था, वहाँ पर बहुत अधिक IEDs और दुनिया भर की और तरह की चीज़ों को वो वहाँ पर लगा के रखते थे जिससे वहाँ पर पहुँचने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन इस बार अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जिस अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहाँ से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बूरा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। बूरा पहाड़ पे पहला कदम हम लोगों ने इस महीने की 5 तारीख को रखा, लेकिन अब पिछले 2 दिन परसों वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहाँ पहुँचाया गया है बड़ी मात्रा में। पूरी तरह से बूरा पहाड़ को साफ कर लिया गया है और जितने भी फोर्सेस वहाँ पहुँची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए जिसके नाम हम लोगों ने दिए ऑपरेशन ऑक्टोपस। अप्रैल 2022 के बाद से जो चालू हुए, उसके भी पहले एक ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था जिसका नाम हम लोगों ने दिया था ऑपरेशन बुलबुल, उसको फिर डबल बुल भी कहा गया। विभिन्न जगहों पे उसको चलाया था जहाँ से इनकी रसद और बाकी लॉजिस्टिक्स सप्लाई वगैरह हुआ करती थी, उसके अगेंस्ट में किया। और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था जो इस इलाके से काफ़ी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जो अभी चल ही रहा है। इसके तहत हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में, 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूँ 2022 की अप्रैल के बाद से जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं, महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के तहत मैं आप लोगों को आज ये खुशखबरी देना चाहता। वर्ष 2019 से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक विशेष रणनीति अपनाई गई है और इसमें केंद्रीय तथा राज्य के सुरक्षा बलों से संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों और चलाए गए अभियानों से संबंधित वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में हम लोगों को अप्रत्याशित सफलता भी मिली है, जिसका वर्णन मैंने आपको थोड़ा सा दिया। तो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में करीब 77% की कमी आई है। वर्ष 2009 में ये जो फिगर 2258 हुआ करती थी, उच्चतम स्तर थी, आज वो 509 रह गई है। हिंसा में होने वाली मृत्यु दर में भी करीब 85% की कमी आई है। वर्ष 2010 में 1005 के उच्चतम स्तर से कम होकर के 2021 में ये संख्या केवल 147 रह गई है। इसके साथ ही माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में भी काफ़ी कमी आई है और वायलेंस प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स जो हुआ करते थे, जिनकी संख्या 2010 में 96 हुआ करती थी, वो आज 2022 में केवल 39 रह गई है। 2018 में 60 के मुकाबले 2022 में 39 वामपंथी उग्रवाद संबंधी जिले हैं। इनकी घटनाओं में करीब 39% की कमी आई है। इनके सुरक्षा बलों के जो शहादतें हो जाती हैं ऑपरेशन के दौरान, उसमें करीब 26% की कमी है। सिविलियंस की जो माओवादी किलिंग्स किया करते हैं उसमें करीब 44% की कमी आई है। और जो हिंसा की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें विभिन्न जिलों की बात जो मैंने नंबर में बताई, उसमें परसेंटेज में वो करीब 24% है। इसी के तहत मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें हम लोग टोटल वायलेंस जो ज़िले में हो रही है उसमें से अगर 90% से अधिक वायलेंस किसी एक ज़िले में होती है तो उसको हम नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं।
जो 2015 में 35 थी, 2018 में 30 थी और आज वो घट के केवल 25 रह गई है। आप सभी जैसे जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियमित समीक्षा करके ये जो सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों की जितनी आवश्यकता हो उतनी बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण की संसाधन, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो मैक का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग इस प्रक्रिया को पूरी चीज़ों को साझा करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, NIA द्वारा इन्वेस्टिगेशन इत्यादि करके इस लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ा जाए। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों में करीब 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता और मदद दी गई है। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित की जा रही सभी जो योजनाएं अभी थोड़े दिनों में जो समाप्त होने वाली थीं, उन सबको अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावी बनाते हुए 2025-26 तक के लिए इनका विस्तारण कर दिया है, जिससे ये सुविधा 2025-26 तक मिलती रहेगी। और मैं आशा करता हूँ कि उसके पहले ही शायद बहुत बड़े बड़े इलाकों से जहाँ पर अभी फोर्सेस की पहुँच नहीं है, नक्सलवाद से हम देश को मुक्ति दिलाने में कारगर उपाय कर सकेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से पार्टी के लिए चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के लिए प्रदेश के 18 जिलों के 47 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के लिए होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में आम सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस ने शहडोल को अपमानित करने का काम किया, शहडोल को तोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शहडोल को संभाग का दर्जा दिया गया। आज शहडोल का विकास का स्वरूप दिखाई दे रहा है। आज जरा एक बार याद करें, बरसों तक कांग्रेस ने राज किया। 50 साल से ज्यादा अगर सरकार चलाई तो कांग्रेस ने चलाई। शहडोल के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले क्या कांग्रेस ने कभी शहडोल की चिंता की थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उनका राज था शहडोल को अपमानित करने का काम किया गया था, शहडोल तोड़ दिया गया था और जनता उस समय मांगती थी कि जिला भले ही अलग बन गए हो लेकिन शहडोल का सम्मान लौटाने के लिए शहडोल को संभाग बना दो। कांग्रेस की जब तक सरकार रही उन्होंने कभी शहडोल का सम्मान वापस नहीं लौटाया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बन के आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आते ही हमने फैसला किया कि विराट नगरी का गौरव और सम्मान लौटाया जाएगा, शहडोल को संभाग बना के दिया जाएगा। शहडोल के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। शहडोल के मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, बेटे बेटियों, आज शहडोल का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है और विकास के जितने काम शहडोल में हुए हैं, आप कल्पना कीजिए, आपने मांगा शहडोल में मेडिकल कॉलेज चाहिए, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। अगर शहडोल को मेडिकल कॉलेज दिया तो हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और आप कल्पना करो, कोविड के समय अगर मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो शहडोल की हालत, शहडोल की जनता की हालत क्या होती। शहडोल में विकास के जितने चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित किए। कांग्रेस तोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है। अभी राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, भारत को अगर तोड़ा तो कांग्रेस ने ही तोड़ा। आजादी के समय सन 1947 में आपको ध्यान होगा
भारत इस पक्ष में नहीं था कि देश का विभाजन किया जाए, भारत बांटा जाए, लेकिन जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार करके हिंदुस्तान को तोड़ने का अपराध और पाप किया था। और केवल इतना ही नहीं, कश्मीर में धारा 370 कौन ने लगाई थी? धारा 370 कश्मीर में लगा के कश्मीर को भारत के साथ समरस नहीं होने देने का पाप किया था, तो कांग्रेस ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमेशा यह कहती थी कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त करेंगे। लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, आग लग जाएगी, कश्मीर जल जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री बने अमित शाह, कश्मीर से धारा 370 हटा दी, पत्ता तक नहीं हिला, पत्ता तक नहीं। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था, हमने उस संकल्प को पूरा किया। आज कश्मीर में धारा 370 नहीं है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, लेकिन शहडोल में लोग कह रहे हैं कांग्रेस छोड़ो यात्रा। यहां एक नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। गोवा में जितने विधायक थे सबने कांग्रेस छोड़ दी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में विद्रोह हो गया। 2018 में सरकार बहुमत से नहीं बनी थी कांग्रेस की, लेकिन हमें सीट कब मिली थी? उनको 114, हमको 109। तो हमने फैसला किया कि ज्यादा सीट उनकी, तो वो सरकार बनाए। सरकार उनकी बनी। और याद रखो, उस समय शहडोल वालों को याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के 15 महीने के राज में विकास का एक पत्थर शहडोल में नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, नगर पालिका भाजपा की बनाएंगे। तो आइए शहडोल आज फिर संकल्प लेगा कि हम बीजेपी को ही जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अब अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। चुनावी प्रचार को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार से गुजरात में थे। अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आज बुधवार को गुजरात पहुंच गए हैं। उत्तर गुजरात में प्रचार कमान मनीष सिसोदिया को सौंपी गई है। मनीष सिसोदिया 6 दिवसीय गुजरात दौरे पर आए हुए हैं। आज सुबह 10:30 बजे साबरमती आश्रम से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी परिवर्तन चाहिए यात्रा की शुरुआत की। यहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साबरमती आश्रम में पहुंचकर चरखा भी चलाया। मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली की तरह गुजरात में भी परिवर्तन की दिशा में काम करेंगे। हमें समाज के लिए ईमानदारी से करने की, मेहनत से करने की प्रेरणा मिलती है। और ये समझ में आता है कि त्याग और बलिदान उसके लिए बहुत जरूरी है अगर कोई बदलाव करना है। आज मैं अभी एक बार फिर से वॉक कर रहा था और म्यूजियम की तरफ गया। पूरा जीवन दर्शाया गया है। हर जगह जाके मुझे लग रहा था कि गांधी जी उपस्थित हैं और हर जगह मुझे लग रहा था कि गांधी जी प्रेरणा दे रहे हैं कि आज भी देश में छुआछूत के लिए बहुत कुछ करना है। आज भी देश में शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए बहुत कुछ करना है। तो जब मुझे लगता है सबको यहाँ खूब आना चाहिए, बार बार आना चाहिए और ये प्रेरणा लेके जानी चाहिए। खासतौर से जो लोग राजनीति में हैं, सरकार में विभिन्न पदों पर बैठे हैं, जिन्हें कुछ निर्णय लेने हैं, उन्हें यहाँ खूब आना चाहिए और
मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आधा घंटा अगर आप यहाँ घूम के जाएंगे तो आधा तुम्हारा मोबाइल बहुत अभी भी बहुत कुछ है। मैं 6 दिन गुजरात के दौरे पर हूँ और 6 दिन में मैं कि गुजरात में बहुत परिवर्तन मांग रहा है और उस परिवर्तन को किस दिशा में लेके जाना है उसकी प्रेरणा लेने के लिए भी मैं यहाँ हमारा मोबाइल यहाँ पे आशीर्वाद दिया हुआ। बीजेपी दिखा नहीं रही है, बीजेपी केवल झूठ बोल रही है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रही है। हर चीज़ के लिए बापू कर रही है, हर चीज़ के लिए। इस देश में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये नेता जिस तरह की राजनीति पे आज ये कांग्रेस और बीजेपी वाले इन्होंने स्कूल तो खुलवाए नहीं, अस्पताल तो खुलवाए नहीं, और अब केजरीवाल जी से लोग उम्मीद कर रहे हैं तो दिन रात बैठ के केजरीवाल जी को गाली देते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। इससे लड़ने की प्रेरणा यहाँ की। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग जारी है। ताजा मामले में शराब घोटाले के विरोध में भाजपा की ओर से बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर में किसान महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देहात की समस्याओं को उठाने के साथ ही किसानों ने शराब घोटाले के विरोध में जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का आयोजन किया है। देहात की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार गंभीर नहीं है। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों की किसी भी समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। खेतों में पानी भरने, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खेती करने वालों को किसान का दर्जा देने का मामला, ट्रैक्टर को व्यावसायिक वाहन की श्रेणी से हटाने, सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन में छूट देने को हल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने दिल्ली देहात की समस्याओं के साथ साथ दिल्ली के शराब घोटाले के लिए किसान गांव की पंचायत को, महापंचायत को यहां रखा है और दिल्ली देहात की आवाज को बुलंद करने का काम इस नई दिल्ली जंतर मंतर क्षेत्र से किया है। शायद केजरीवाल भूल गए हो कि वो इसी विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और किसानों की महापंचायत उनको ये भूलने नहीं देगी कि नई दिल्ली विधानसभा से ही वो विधायक हैं। जिस तरह की ग्रामीण क्षेत्र देहात की समस्याएं हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी की बात करते थे, चुनाव से पहले दिल्ली देहात की बात की थी, लेकिन दिल्ली देहात का एजेंडा ही उनके काम में नहीं है। दिल्ली देहात की कोई समस्या को सुलझाना तो दूर, सुनना भी वो पसंद नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जिस दिन से दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, तब से दिल्ली देहात अपने आप को दिल्ली सरकार के मामले में बहुत ही उपेक्षित महसूस कर रहा है। और यही कारण है जब कोई भी समस्या दिल्ली देहात की आए, चाहे वो लो लाइन एरिया में जो पानी भर गया था खेतों में, उसके समाधान की बात हो, या रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसान का दर्जा देने की बात हो, या ट्रैक्टर को कॉमर्शियल व्हीकल से हटाने की बात हो, या खेती के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था की बात हो, या फिर ट्यूबवेल कनेक्शन में कम छूट देकर बिजली कनेक्शन की बात हो, ये वो मुद्दे हैं जो आज दिल्ली देहात के ज्वलंत मुद्दे बन गए। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने धारा 81 हो,
एसडीएम के द्वारा कार्रवाई हो और इससे दिल्ली देहात आज अपने आप को उपेक्षित और प्रताड़ित महसूस कर रहा है। और मैं आज इस जंतर मंतर की महापंचायत में ये बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जिस दिल्ली के आप मुख्यमंत्री हैं और जिस दिल्ली में आपकी पार्टी शासन में है, उस दिल्ली का एक एक नगर, एक एक कॉलोनी वो दिल्ली देहात की जमीनों पर ही बसी है। इसलिए ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस दिन दिल्ली देहात खड़ा हो गया, उस दिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कोई बिसात नहीं कि वो खड़ी हो जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि दिल्ली देहात के लोगों ने अपने खून पसीने से दिल्ली को बनाने का काम किया है, दिल्ली को आगे लाने का काम किया है। लेकिन आज हम देखते हैं, चाहे गांव की फिरनी सड़कें हो जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हो, चाहे मेन सड़कें हो, वहां पानी भराव की समस्या हो, ये सारी वो समस्याएं हैं, चाहे जल निकासी हो, सीवरेज समस्या हो, ये सारी समस्याओं का समाधान भी दिल्ली सरकार ने नहीं किया, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और तो और अब आजकल नित नए घोटाले, नित नए स्कैम आ रहे हैं। मैं आज आपकी महापंचायत में बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में 39 ऐसी योजनाएं बनाई, 39 ऐसी स्कीम बनाई जो स्कीम तो नहीं लागू हुई, स्कैम में जरूर परिवर्तित हो गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज दिल्ली देहात की आवाज बनकर जो किसानों की महापंचायत हुई है, जिसमें जंतर मंतर से ये पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में आवाज जा रही है, ये आवाज बुलंद हो रही है और आम आदमी पार्टी की करतूतों को हमें पर्दाफाश करना है, यही बात हमें कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा उन्होंने हमारे जीवन को सकारात्मकता से रोशन किया। नशा तस्करों पर सबसे बड़ा वार, मुंबई के नावा शेवा पोर्ट से 1725 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को दिया दोषी करार, 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। सुबह करीब 6:30 बजे बिहार में एक मालगाड़ी के 20 डब्बे पटरी से उतरे। कुमाऊं स्टेशन के पास हुआ यह हादसा। हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर कई ट्रेनें हुई प्रभावित। यूपी की योगी सरकार मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का करेगी सर्वे। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को दी जानकारी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूएनजीए में फिर उठाया कश्मीर मुद्दा, भारत पाकिस्तान पर जमकर बोले। एर्दोगन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अपनी आजादी के 75 साल बाद भी कश्मीर में शांति स्थापित नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का किया उद्घाटन। मनोज सिन्हा ने कहा कि नई फिल्म नीतियों के आने से अब यहां अधिक फिल्मों की शूटिंग हो रही है। आने वाले महीनों में फिल्म सिटी भी बनाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्ली के दौरे पर। दिल्ली में एकनाथ शिंदे की नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव से होगी मुलाकात। राजधानी दिल्ली के सीमापुरी में डीटीसी डिपो रेड लाइट को पार करते हुए तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को कुचला, 4 की हुई मौत, 2 घायल। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गुजरात के भरूच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत 300 मुस्लिम नेता भाजपा में हुए शामिल। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम